लेकिन ठीक जाएगा। चलिए, तो क्लास प्रारंभ किया जाए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके कि जैन धर्म के समर्थक राजाओं में, जैन धर्म के समर्थक राजाओं में मतलब जैन धर्म कौन कौन अपनाया या जैन धर्म को कौन कौन प्रश्रय दिया। राजा में उदयन, लिखिए उदयन, कौमा बिंबिसार, कौमा अजात शत्रु, कौमा चंद्रगुप्त मौर्य, कौमा बिंदुसार, बिंबिसार था वो, ये बिंदुसार है, एवं खारवेल का जिक्र मिलता है। खारवेल का जिक्र मिलता है। लिखिए, जैन मतानुसार या इसको जैन मतानुसार काट दीजिए, इसका काम नहीं है। ऐसे लिखिए इसको, लिखिए आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन आगे चलकर महावीर की या भगवान महावीर की पूजा की जाने लगी। लिखिए, जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया। तो जैनियों के आम बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत। और बौद्ध की पाली। वेरी गुड। लिखिए, इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। लिखिए, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र को इन्वर्टेड कोमा में डाल दीजिएगा।
कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को बसदीस, देखिए बसदीस जैन मठों को ई वाला है, बसदीस कहा गया है। पूछेगा कि बसदीस क्या है, तो जैन मठ है। जैन मठ क्या होता है, जहां जैन भिक्षु रहते हैं, जैसे बौद्ध मठ है, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनका आश्रम होता है, उसको मठ कहा जाता है। ठीक है, लिखिए स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण। बताए थे ना कि लाल किला, शेरशाह का रौजा, रोहतासगढ़ किला, ये सब किसका उदाहरण है, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर का, कि क्या डिजाइन होता था, कैसे बनाते थे। ठीक है, लिखिए स्थापत्य कला में जैनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। लिखिए जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित स्थल प्रमुख हैं। इसको याद रखिएगा, ये जैन धर्म का ना एकदम मोस्ट वीवीआई सब मंदिर है। एग्जाम में इसको पूछता है, और जो नंबर 1 पर है उसको बताएंगे। वो एक तरह से जैन धर्म का हेडक्वार्टर है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो लिखिए पहला है हाथी गुम्फा मंदिर, उड़ीसा। हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा, दिखाई दे रहा है, उधर लिखेगा। दूसरा लिखिए दिलवाड़ा मंदिर, यही मेन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, यही है हेडक्वार्टर, इसको मत भुलाइएगा आप लोग। माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। अगला लिखिए गोमतेश्वर प्रतिमा, गोमतेश्वर प्रतिमा, गोमतेश्वर प्रतिमा
कर्नाटक, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक। और अगला है खजुराहो में निर्मित खजुराहो, खजुराहो नहीं, हाँ 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 हाँ, बोला चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ी थी ना कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में चल वहीं पे बना है गोमतेश्वर प्रतिमा। लिखिए कि खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ है, खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ है, आदिनाथ का मंदिर। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश है। देखिए ये रहा खजुराहो, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छतरपुर, टीकमगढ़, इधर ये है खजुराहो का, सतना, पन्ना, यहीं पे है खजुराहो। वैसे भी खजुराहो का मंदिर बड़ा फेमस। तो ये हम लोगों का जैन धर्म समाप्त है। सिद्धांत सब बता दिए थे, स्यादवाद, सप्तभंगी नय, अनेकांतवाद, बस याद रखिएगा लोग। आज किसका टेस्ट है? आज तुम्हारा है ना? कहाँ से पेपर बनाई हो? जैन धर्म से। तो आज जैन धर्म का टेस्ट भी है और लास्ट में बता देंगे कि कहाँ से टेस्ट होगा। तो चलिए आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत पर आने से पहले आप लोगों को एक इमेज दिखला रहे हैं, उसको पहले देखिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। जैन करता था, हाँ 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 हाँ। ईश्वर ये लोग नहीं मानते थे, ईश्वर स्वर्ग नरक की सब नहीं मानते थे। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हाँ और उदयन जो है ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों अपनाए। हाँ हाँ हाँ, कोई अब जैसे हम लोग हैं अभी हैं, तो जैनी ना सेम एज इट इज हम ही लोग जैसे हैं। तो जैन मंदिर में कितना जाते थे हम, जैन त्योहार में जाते थे। तो जैन धर्म मानने से कोई अपना ही नहीं, बौद्ध भी मानने से कोई अपना वो नहीं है। बंद करो, रुकिए दिखलाएंगे। तो इसमें कोई अपना ये नहीं है, ठीक है। जिनके पास एटलस है वो अपना एटलस निकाल लें, और जिनके पास एटलस नहीं है वो मोबाइल में देख लें। मध्यकालीन भारत अब प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद लगभग 650 एडी में भारत में सत्ता शून्य की स्थिति आ जाती है। भारत में सत्ता शून्य की स्थिति, सत्ता शून्य मतलब अब भारत में कोई शासन करने वाला वैसा कोई साम्राज्य नहीं था। तो कुछ 100 साल के गैप के बाद फिर से नई सभ्यता का उदय प्रारंभ होता है। तो 3 आते हैं, उनको कहा जाता है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब यहीं से शुरू होगा।
पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बाद, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बाद स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, ये पहला ही देखिए, देखिए साइड में खुल रहा है, खुला ना। इंडिया में देखिए, ये बिहार, बंगाल, यूपी पाल हो गए। पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, ये सब जो इलाका हो गया गुर्जर प्रतिहार, और नीचे महाराष्ट्र साइड में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ठीक है, अब देखिए इसमें इन तीनों का ओवरलैपिंग भी है, ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में इस प्रदेश के लिए लड़ते रहते थे, तीनों आपस में इस प्रदेश के लिए लड़ते रहते थे। ठीक है, तीनों इस प्रदेश में आपस के लिए तीनों इस प्रदेश के लिए, ये जो इलाका है कन्नौज यूपी का, देखो तीनों आके सट रहा है यहाँ, है ना। तो ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था। ये सोचता था, पाल सोचता था कि हम कब्जा जमाए, प्रतिहार सोचता था कि हम कब्जा जमाए, और राष्ट्रकूट चाहता था कि हम कब्जा जमाए। तो इन तीनों में युद्ध होता है। इसी युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पाल में कौन कौन से राजा है, उनका क्या योगदान रहा, प्रतिहार में कौन कौन से राजा हैं, उनका क्या योगदान रहा, और राष्ट्रकूट में कौन कौन से शासक आए, उनका क्या योगदान रहा। वैसे यहां से क्वेश्चन बहुत कम आता है ना। एक बड़ा फेमस है राष्ट्रकूट में मंदिर, कैलाश मंदिर, उसी को बार बार पूछता है, उसी को बार बार पूछता है। अकेले एक पूरे पहाड़ को काट के अंदर में बनाया गया है, अभी आप लोगों को हम दिखलाएंगे। ठीक है, चलिए तो नोट्स पे अब आ जाइए। यहाँ ज्यादा लिखना नहीं है, आगे लिखना है। नोट्स से आप लोग अपना निकाल लीजिए। नोट्स निकाल लीजिए अपना अपना सब लोग। अच्छा, ये नोट्स जिस पेज पे है ये सबके पास है ना? मनोरमा है आपके पास? है। गुड गुड। और ये कौन है? खुशबू आपके पास लिख ली है? ठीक है, ओके। क्या आइए देखिए, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत यहाँ पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट से लेकर कहां तक चलता है? औरंगजेब की मृत्यु तक 1707। तो हेडिंग देते हैं हम मध्यकालीन भारत। ये आए बताएंगे बताएंगे। शिव जी का पूजा, हाँ हाँ हाँ, शिवलिंग कहते हैं ना, वही उसके पूजे का स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव मतलब शिव के उपासक,
वैष्णव माने विष्णु जी का पूजा करने वाला। तो आइए, मध्यकालीन भारत आपका हो गया लगभग, इसको नहीं मिटाएं, मध्य कालीन भारत ये लगभग 700 कर देते हैं, चाहे 650 कर देते, 700 कर, 650 से करते हैं, 650 से 1707 एडी, हाँ, और शुरुआत होता है इससे। अब फिर जब ये लोग समाप्त होंगे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, तो इसके बाद होता है राजपूतों की उत्पत्ति। अब इंडिया में राजपूतों का विभिन्न ब्रांच आएगा। वही में अपना जो आप सुने हैं महाराणा प्रताप, ना राणा प्रताप तो बाद में है, पृथ्वीराज चौहान है ना, राणा सांगा भी बाद में, राणा कुंभा और चंदेल, आमेर, सब अलग अलग, दिल्ली के तोमर, राजपूतों का अलग अलग वंश आएगा। और तब महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा और उसमें चित्तौड़ शासक आपका वो पृथ्वीराज चौहान हारेंगे। जयचंद भी हराने में साथ देता है, गढ़वाल शासक। तो उसी से स्टार्ट होता है सल्तनत काल इंडिया में, उसी से स्टार्ट होगा इंडिया में सल्तनत काल। तो आइए देखिए, तो नोट्स पर देखिए, पाल प्रतिहार या प्रतिहार गुर्जर भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो सबसे पहले प्रतिहार वंश दिया हुआ है, तो जो जो बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, वही आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। एरिया तो देख लिए कौन कहाँ है, आपके एटलस में भी दिया हुआ है। देखिए, इस वंश की स्थापना लगभग 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम द्वारा किया गया। पेज नंबर 5 पे है, तो नागभट्ट प्रथम को अंडरलाइन कर दीजिए। कर दिए? तो प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? हाँ, इसकी राजधानी कन्नौज थी, इसकी राजधानी। इसका दूसरा प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज को अंडरलाइन करिए, ये भी बड़ा महान शासक थे मिहिर भोज, आगे बताएंगे क्यों महान थे। अब देखिए, दूसरा राजा महेंद्रपाल, दूसरा राजा महेंद्रपाल। अब देखिए, राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी, राजशेखर जिसने कर्पूरी मंजरी काव्य मीमांसा की रचना की, महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये पुस्तक पूछता है एग्जाम में कि कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन थे, तो राजशेखर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल के दरबार में। महेंद्रपाल किस वंश का था? प्रतिहार, नाम है महेंद्रपाल। अभी हम लोग प्रतिहार पढ़ रहे हैं ना, हाँ, नाम है महेंद्रपाल, लेकिन है किसमें? हाँ, चलिए अब आता है राष्ट्रकूट। इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था राष्ट्रकूट, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें अंत में ये राष्ट्रकूट विजय हुए। ठीक है,
तो देखिए राष्ट्रकूट, इसकी स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा किया गया है। तो दंती दुर्ग को अंडरलाइन करिए। अच्छा, दंती दुर्ग न देखिए गलत लिखा गया, एक नौ की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, दंती दुर्ग, इसकी राजधानी मान्यखेट महाराष्ट्र थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? महाराष्ट्र। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण करवाया गया। यही है कृष्ण का हाँ, शिव मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिर या गुफा मंदिर दोनों एक ही है। गुहा माने गुफा होता है, अंदर बनवाया गया। यही पूछता है एग्जाम में कि एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। किस वंश के थे? राष्ट्रकूट। माने महाराष्ट्र का नई सबसे अद्भुत है। दिखलाते हैं, देखिए कैसे चट्टान काट के बनाया गया है। आप लोगों को इसको दिखला रहे हैं, रुकिए। हाँ, एलोरा देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे पूरे पहाड़ को काट के सब ये ब्लैक सब बसाल्ट रॉक है, उसी को काट के ये बनाया गया है। सोचिए कितना कारीगरी है कि जो बनाने वाले हैं उनके दिमाग में कैसे इसका डिजाइन होगा कि पूरा कहीं अगर गलती से कुछ इधर उधर कटा गया तो पूरा न खराब हो जाएगा। रुकिए, कोई ओवरव्यू होगा ना, दिखलाते हैं। सब उसी का इमेज है, बहुत विशाल है। इसी को देखिए ना, देखिए देखो कैसा है ना। पूरा ये पहाड़ है, चारों तरफ से काट के और अंदर में बनाया गया। इसी को कहते हैं गुहा मंदिर, कैलाश गुहा मंदिर। तो ये इंडिया का अद्भुत मंदिर है, इंडिया का अद्भुत मंदिर है। देखो, अब देखिए, नहीं देख रही हो? पहाड़ का नहीं काट दिया गया है, ये सब पूरा पहाड़ काट के बनाया गया। ये सब पहले के जो कारीगर होते थे, छेनी हथौड़ी से धीरे 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 बनाते थे। अभी भी जैसे अब तो सोनारी वाला काम सब मशीन से होने लगा, नहीं हो? नहीं तो पहले जितना सोना पर काम किया जाता था सब हाथ से किया जाता था। कारीगर होते थे, सोचो कितना बारीक उनका आंख होता होगा कि कैसे वो देख के उतना बनाते होंगे। अब तो देख रही हो ना कि अभी कई साल हुआ चश्मा चढ़ गया। तो पहले के आदमी का दांत, आंख, कान, नाक, दांत सब एकदम बढ़िया रहता था। अब तो सब ढर्रा पे चल रहा है। अब तो मोबाइल आ गया तो बड़ा सावधानी से यूज करना, न तो सबके आंख पर चश्मा चढ़ जाएगा। मोबाइल को बड़ा सावधानी से लाइट कम करके एकदम देखने का आदत डालना है। जहां लाइट बढ़ा के देखने की आदत डाल दी कि चश्मा चढ़ना तय। तो ये आप लोग कैलाश का गुहा मंदिर देख लिए। देखिए देखिए ये ओवरव्यू कैसे पूरा काट दिया गया है पहाड़ को अंदर तक।
इधर चला गया, देखो ये बड़ा में नहीं दिखला रहा है, हाँ इसीलिए बड़ा कर दिए। देखो नीचे लिखा है ना कैलासा टेम्पल, चलिए तो आइए हम लोग अपने स्क्रीन पे आते हैं। लिखिए, तो इसको अच्छे से अंडरलाइन करिएगा कि इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण करवाया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया, वही चीज है। अब देखिए, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। बताए थे कि इन तीनों के बीच की लड़ाई को क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, इसका काम नहीं है, बस केवल त्रिपक्षीय संघर्ष याद रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ। अमोघ वर्ष जैन धर्म का मतानुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। इसको अंडरलाइन करिए, ये भी एग्जाम में पूछता है कि कविराज मार्ग किसकी रचना है? अमोघ वर्ष किस भाषा में है? कन्नड़ में है। अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट का। हालांकि इतना तुम लोगों से इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन मंदिर का तो फोटो तुम लोग में बनाया होगा एनसीईआरटी में, देखी हो, मंदिर का जरूर बनाया होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में। चलो अभी लास्ट में दिखला देंगे। आगे आइए। इंद्र तृतीय, हाँ इंद्र तृतीय के शासन में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी को अंडरलाइन करिए, ये फेमस यात्री था। अल मसूदी और अल बरूनी दो हुए हैं, अल मसूदी और अल मसूदी से भी ज्यादा फेमस अल बरूनी है। किताबुल हिंद उसकी पुस्तक है, उससे ना उस समय के भारत के विषय में जानकारी मिलती है। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। तो देख ही लिए हैं, एलिफेंटा एक नया नाम आया। एलिफेंटा भी इसी टाइप का है, वो अच्छा वो तो दूसरा वाला दिखाए थे। चलिए अब देखिए, एलोरा में, एलोरा दिखलाए थे एक दिन आप लोगों को, अजंता एलोरा। एलोरा में गुप्त कालीन भी मिला है, 16-17 नहीं पड़ी थी गुफा, बहुत सारा उसमें एलोरा में बहुत सारा गुफा है जो अलग अलग काल में बना हुआ है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन। उस दिन भी बताए थे कि एग्जाम में पूछता है कि किस गुफा में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए था, तो एलोरा में याद रखिएगा। जैसे जो हम कहते हैं ना कि याद रखिएगा, तो तू लोग जैसे क्वेश्चन सेट करती हो तो यही सब चीज देना चाहिए। क्वेश्चन जो भी सेट करता है, तो जो कहते हैं कि इसको याद रखना है, ये एग्जाम में आएगा, उस पर कट से टिक लगा दिया करो। समझ में आया? नहीं तो इतना नोट्स रटाएगा नहीं। और टेस्ट में जब क्वेश्चन सेट करना है तो सबसे पहले उसी को पूछना है। चलिए, ये रहा राष्ट्रकूट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अब आइए पाल। पाल बिहार में थे। पाल कहाँ थे? बिहार में। देखिए, स्थापना हुआ 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कब हुआ स्थापना? हाँ, इस वंश की राजधानी
मुंगेर थी, अपनो बिहार। मुंगेर कहाँ है? अपने बिहार में। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को ये मानने वाले थे? बौद्ध धर्म। उसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। ये सब बीपीएससी के लिए है। उदंतपुरी को अंडरलाइन कर लीजिए। उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। पाल का सबसे महान शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंडरलाइन कर लीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? हाँ। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमार गुप्त। यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। श्रीलंका के राजा को नालंदा मठ में इसका कोई काम नहीं। दूसरा छोड़ो, हटा, इस सब का काम नहीं है। हाँ, कभी कभी पूछता है ना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो किससे समय? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, वो नहीं, वज्रयान से, तंत्र मंत्र वाला। देखिए, ये तीनों वंश में जो युद्ध हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। अंत में राष्ट्रकूट विजयी होता है। यह युद्ध कन्नौज पर कब्जा के उद्देश्य से होता है। ठीक है, चलिए, ये पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट खत्म। अब देखिए, हाँ, अब क्षेत्रीय राजवंश। इनके बाद भारत में राजपूतों की उत्पत्ति होती है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक होते हैं। तो आप लोग एटलस निकालिए। रुकिए, इस पर हम ट्राई करते हैं, अगर आ जाता है, आ जाएगा। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। क्या करें, लिखने बड़ा छोटे छोटे दिए हैं। तो इस पे वैसा नहीं मिल रहा है। आप लोग अपना एटलस निकालिए। देखते हैं कोई नजर आ जाए। 800। अच्छा, रुको, तो ऐसे करते हैं। इंडिया आएगा इंडिया in 1000। हाँ, आया।
कि वो बड़ा नहीं होगा हो। ये तो दिखा रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटा छोटा है। ई वाला ठीक है। देखिए इसमें कुछ ठीक है। सिंध इन 700 AD, ये भी ठीक नहीं है। तो आप लोग ना अपना एटलस ही निकालिए। छोड़िए, कल खोज के हम मैप दिखला देंगे आप लोगों को। आइए नोट्स पे आइए, नोट्स पे आ जाइए। कल आप लोगों को या ग्रुप में मैसेज शेयर करेंगे। ये जो भारत का मानचित्र है, इस पर हम उसका लोकेशन बताएंगे कि ये वंश कहाँ था। तो देखिए, क्षेत्रीय राजवंश 850 से 1000 1100 तक भी चलता है, 1200 तक भी चला है। 1200 में ना सल्तनत काल स्टार्ट हुआ, 1205 से। हाँ, अरे 1192-93 में युद्ध हुआ तराइन वाला। तो देखिए पहला है गढ़वाल वंश। देखिए कैसे इसको याद रखना है। पहला है गढ़वाल वंश। तो पूछेगा गढ़वाल वंश कहाँ था। तो देखिए गढ़वाल की राजधानी कहाँ लिखा हुआ है, कन्नौज। कन्नौज कहाँ है, ये इलाका यहीं पे है कन्नौज। देखिए लिखा हुआ है कन्नौज। ये इटावा है, अलीगढ़ के नहीं, प्रकाशगंज है, यहीं पे है कन्नौज भी। ये रहा लखनऊ के पश्चिम में कन्नौज, लखनऊ के पश्चिम में कन्नौज। तो इस इलाके में था। तो इसका मतलब कि ये तो राजधानी था, लेकिन ये पूरा इलाका इनके कब्जे में था। तो याद रखिएगा गढ़वाल वंश कन्नौज। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है। कवि श्री हर्ष ने नौशांत चरित की रचना की, जो इसके दरबार में थे। इस वंश का अंतिम राजा जयचंद था, जो उनको क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। यही जाके जयचंद मिल गया था मोहम्मद गोरी से। जयचंद की एक पुत्री थी, उसका स्वयंवर हो रहा था, शादी हो रहा था। तो भरे स्वयंवर से पृथ्वीराज इसके बेटी को उठा के ले गया। तो वो था उस समय उस इलाके का सबसे प्रतापी शासक। तो उसी का बदला लेने के लिए जयचंद मिल गया मोहम्मद गोरी से। तो अब
इतिहास में अब प्रेजेंट टाइम में जिसको जयचंद की उपाधि मिलती है, इसका मतलब कि गद्दार है, कि अरे ये तो पक्का जयचंद है। तो कभी भूल के भी किसी का नाम जयचंद नहीं रखना है। जयचंद का मतलब होता है गद्दार। ये हो गया। तो लेकिन भाई इसका भी तो भरे महफिल में इज्जत नीलाम करके ले गए थे लड़की को, क्या जरूरत था? तो बदला लिया तो क्या गलती किया है कि नहीं? आपके अंदर ताकत है तो आप दूसरे को झुकाइएगा नहीं ना। उस पर सब कहानी है। आगे देखिए, 1193 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा, जिसने नहीं, जो कर दीजिए, 1193 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा मारा गया। हुआ ये ना कि तराइन के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ दिया और सोचा ना कि इसको हरा के मोहम्मद गोरी चल जाएगा वापस, लेकिन मोहम्मद गोरी टिक गया यहीं पर। तो कौन दूर है, ये दिल्ली है, ये कन्नौज है। अब भिड़ंत होना निश्चित था, तो भिड़ंत हो गया। उस चंदावर का युद्ध कहते हैं। चलिए अब देखिए, अगला वंश है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान पूछेगा, चौहान वंश कहाँ था? तो अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। अभी राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। श्रीलंका पहुंच गई। चंदावर का युद्ध, हाँ 94 है। देखिए इसमें, हाँ अजमेर में चौहान वंश। देखिए ये रहा जयपुर, राजस्थान। ये जयपुर और इसी के दक्षिण में है अजमेर। इसी के दक्षिण में है अजमेर, यहाँ पे। चलिए, ये 9 सांग चरित्र की रचना कौन? श्रीहर्ष है। 9 सांग चरित परमगुप्त भी है, वहाँ पे दिया है, यहाँ पे परमगुप्त 9 सांग चरित है। तो उसको ही करिए, तब देखा जाएगा, नेट पर देख लिया जाएगा कि कौन है। मिसप्रिंट भी हो सकता है। यहाँ पर 9 सांग शास्त्र है। हाँ, यहाँ पे 9 सांग चरित है। हाँ, दोनों में सब अगर अंतर होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही आता नहीं है। आगे सुनिए, अजमेर के चौहान वंश, इस वंश का संस्थापक वासुदेव और राजधानी अहिछत्र थी। अहिछत्र कोई ये है। अब देखिए इसी में थे, इसी वंश का प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय था। इसी वंश का प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। चौहान टाइटिल है ना, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया। ठीक है। और चंदबर दाई, ई बड़ी पूछता है, अंडरलाइन करिए। चंदबर दाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। इसी से पृथ्वीराज के विषय में जानकारी मिलती है। सबसे ऑथेंटिक बुक यही मिलता है, यही चंदबरदाई है। देखिए कहानी तो अलग अलग है, यही चंदबरदाई है। जब उसको मोहम्मद गोरी बंदी बना लेता है, तो बोलता है कि ये मैंने
आंख बांध शब्द वेदी बाढ़ चलाते हैं। तो अपना सुल्तान बैठा हुआ था और ये अपना इधर थे, तो बोला कि ठीक है, शब्द वेदी बाढ़ चलाता है तब मार दो। तीर धनुष दे दिया गया। तो अपना जो चंदवरदाई था वही बोला 4 बांस 24 गज, ता बैठा कैसे ता बैठा सुल्तान, मत चूको चौहान। अपना सब दूरी अवरी सब बता दिए। महाराज जाके मोहम्मद गोरी मर गया। एक जगह तो ऐसे लिखता है, एक जगह लिखता है कि मोहम्मद गोरी को खोखरों ने मार दिया। खोखर एक जनजाति है पंजाब में, उन्होंने मार दिया। तो देखिए कहानी कहानी है ना। जो जिसके दरबार में रहता था उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखता था। चारण होते थे ये लोग। तो इस सब का कहानी सुनाएंगे क्या? रुकिए, ग्रुप में ना जो क्षेत्रीय राजवंश से पृथ्वीराज चौहान वाला वीडियो है उसको शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा कैसे कैसे हुआ था, है ना। थोड़ा सा इस सब से अपनाता है। नहीं बताए थे भारत एक खोज है वीडियो, देखिए कि नहीं लोग है? हाँ अच्छा, थोड़े बढ़िया चीज अच्छा थोड़े लगता है। घर का खाना कितना शुद्ध अच्छा होता है, ठीक लगता है। वही ठेला पर के दूर गर्दा गंदा वाला 2 जी 5 रुपया के 2 जी वो बड़ा बढ़िया लगता है कि ना। हाँ हाँ, अब सुनिए। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंदवर दाई ने। चलिए आज इतना पर रोकते हैं, ढेर हो जाएगा तो फिर सब दिमाग हो कुछ होगा। कल जो क्षेत्रीय राजवंश है उसको हम पढ़ाएंगे और उसका फिगर भी दिखाएंगे। कुछ कुछ वीडियो क्लिप दिखा देंगे, काट के रखे रहेंगे। तो चलिए सभा समाप्त की जा रही है। आपका दिन शुभ हो।